नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इनोवेटर्स अड्डा पर। आज जो मैं टॉपिक लाया हूं वो टॉपिक का नाम है डायबिटीज, यानी कि हम डायबिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं और एंटी डायबिटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहे होगे कि आप जो है सर ये लेक्चर आप क्यों ले आए हो। मैं आपको बता दूं कि ये डायबिटीज एक बहुत ही ग्लोबल मुद्दा है। आप देखते होगे कि आपके कहीं ना कहीं आसपास घर अगल बगल कोई ना कोई सदस्य जरूर इससे सफर कर रहा है। तो मैं बाई प्रोफेशन एक फार्मासिस्ट भी हूं और एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे काम भी कर रहा हूं। तो ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने फार्मासिस्ट जो मेरी पोस्ट है, जो मेरा फार्मासिस्ट का काम है, जो कर्तव्य उसका मैं निर्वहन करूं, उस चीज को सोसाइटी को अवेयर करूं ज्यादा से ज्यादा। तो उसी सिलसिले में मैंने एक, आपको याद हो, एक अवेयरनेस की वीडियो बनाई हुई है जेनरिक वर्सेस ब्रांडेड ड्रग्स की। तो उसको वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके ध्यान से देखिए। उसको देखने से क्या होगा कि आपको पता लगेगा कि जेनरिक ब्रांडेड ड्रग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, वो सारी चीजें और कैसे एग्जैक्टली हम पहचान सकते हैं, उसमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में मैंने किया हुआ है वीडियोस के लास्ट में। तो आप बहुत सारा पैसा आप अपना बचा सकते हो। उसके बाद मैं ये दूसरी अवेयरनेस के लिए वीडियो ले आ रहा हूं डायबिटीज पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग मुद्दा है डायबिटीज का नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में। आप समझ लो कि कैंसर डिसीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज, रेस्पिरेटरी डिसीज, फिर चौथी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज है डायबिटीज। ठीक है, तो ये इस चीज को समझना बहुत जरूरी है हमें। तो ये वीडियो जो होगी डायबिटीज की, ये उन स्टूडेंट के लिए भी होगी जो चाहे एमबीबीएस वाले हों, चाहे नर्सिंग वाले, चाहे फार्मेसी वाले हों, और लोगों को अवेयर करने के लिए होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, अवेयर करो लोगों को। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक डायबिटीज। सबसे पहले डायबिटीज होता क्या है उसको हम समझते हैं, जिसको देहाती भाषा में कहा जाता है कि ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ जाना। एकदम सिंपल भाषा में बताऊंगा आपको, आप परेशान नहीं होना। ये देख के आप घबराओ मत, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको इजी हो जाएगा नोट्स के लिए। चलो, उम्मीद करता हूं कि आपने नोट्स ले लिया होगा, शेयर कर लिया होगा स्क्रीनशॉट को आपने। ठीक है, अब देखो डायबिटीज को अगर देखा जाए तो किताबी भाषा क्या कहता है कि डिसीज विथ रेज्ड ब्लड ग्लूकोज शुगर लेवल। आप देखते भी होंगे कि आपके आसपास जो भी मेंबर हैं, जो भी लोग हैं, उनका शुगर लेवल बढ़ा रहता है। अब उसमें शुगर किसकी बात कर रहे हैं? ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। तो सवाल ये फर्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द नॉर्मल वैल्यू? कितने वैल्यू के बाद हम कह रहे हैं कि बढ़ गया है? तो इसका मतलब कि कुछ वैल्यू होगा। तो उस वैल्यू को हम समझेंगे। यहां पे वैल्यू जो है, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, आजकल जितने भी इंडिया में ट्रीटमेंट हो रहे हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, सभी लोग इसको फॉलो करते हैं, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। मेरा इस टॉपिक को पीछे लाने का एक और मकसद है कि मैं इंसुलिन की कंपनी में काम कर चुका हूं, नोवा नॉर्डिस्क कंपनी में, तो उस नॉलेज को, उस एक्सपीरियंस को पूरा भरपूर मैं यूज करूंगा यहां पर। ठीक है, उस चीज को मैं समझाऊंगा आपको बेहतर तरीके से, ताकि आप एज ए फार्मासिस्ट अपने घर में किसी को प्रॉब्लम उसको मैनेज कर सको, अवेयर कर सको लोगों को। ठीक है, तो डायबिटीज का डिसीज विथ अ रेज्ड ब्लड ग्लूकोज शुगर। कौन सी शुगर? ग्लूकोज। ग्लूकोज बढ़ गया, इसका मतलब कि कुछ लेवल होगा उसका। तो क्या नॉर्मल लेवल होता है वो हम समझते हैं, वो हम यहां समझेंगे कि डायबिटीज का टेस्ट कैसे करते हैं, और ये सारी चीजें लेवल अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। वीडियोस को लास्ट तक देखना आपको और शेयर करना ज्यादा ज्यादा। अब देखो, कुछ आपको चौंकाने वाले आंकड़े मैं दिखाता हूं। ये जो आंकड़े हैं यहां पे लेटेस्ट डेटा अभी क्या कहता है कि 422 मिलियन पीपल। अब कहोगे क्यों ये टॉपिक इंपॉर्टेंट, क्यों मैं इतना चिंता इस पे जता रहा हूं? क्योंकि मेरा कंसर्न है ये। 422 मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज इन 2014। सोचो 2014 का डेटा ये है। 2020 का डेटा आप अपडेटेड WHO की वेबसाइट से भी ले सकते हो, और भी वेबसाइट है वहां से आप देख सकते हो। तो 422 मिलियन, और आप अनुमान लगाओ कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब देखा गया है कि एक बंदा जो है 11 लोगों में, हर 11वें बंदे में एक बंदे को डायबिटीज है। सोचो कि कितना बड़ा कंसर्न है। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को छेड़ा, इस मुद्दे को जाना, कि आप समझो इस चीज को, कंसर्न को, और ये हमारे आसपास बहुत मैटर कर रहा है। एक बंदा 11 में से डायबिटीज है उसको, सोचो। उसके बाद ये 7th लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, पूरे दुनिया में जितनी मौतें हो रही हैं आजकल कोरोना के बाद छोड़ दो, तो 7वां कारण है ये डायबिटीज। साइलेंट किलर बोला जाता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपकी जान ले लेता है। तो 7th लीडिंग कॉज इन द डेथ 2016 में रिपोर्टेड है ये। सोचो इतना बड़ा खतरनाक ये चीज है। 2000 से 2016 में देखा गया है कि 5% इंक्रीज हो गया प्री मोर्टेलिटी रेट,
यानी जो मृत्यु दर थी, मरने की जो जो कैपेबिलिटी थी, वो 5% और बढ़ गई है 2000 से 2016 के बीच। ये डेटा आप देख सकते हो। और तो और कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, रेस्पिरेटरी डिसीज, क्रोनिक सीओपीडीज वगैरह, अस्थमा वगैरह, ब्रोंकाइटिस वगैरह, उसके बाद डायबिटीज, यानी डायबिटीज भी उनकी लिस्ट में, पूरी फहरिस्त में तैयार बैठा हुआ है। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा कंसर्न है डायबिटीज का, इसलिए अवेयर होने की जरूरत है आपको। ठीक है, अब समझते हैं कि डायबिटीज है क्या एग्जैक्टली। अब कंसर्न आपको समझा दिया कि क्यों मैं इस टॉपिक को ले आया हूं। तो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, अब इसको समझते हैं कि कितने नॉर्मल वैल्यू के बाद आप कहते हो कि डायबिटीज है। तो उसके लिए अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन एक संस्था है, आप इसकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। आपको इस टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा पढ़ना है तो WHO और ADA की वेबसाइट जाकर पढ़ो, पूरा वहां से मैं रिसर्च करके लाया, बहुत मेहनत लगी इस पर। ADA रिकमेंड करता है कि आपको कुछ टेस्ट कराने चाहिए, तभी तो भाई साहब आपको जाके पता लगेगा कि डायबिटीज है। तो टेस्ट आप कराओगे। टेस्ट कौन सा कराओगे? एक होता है फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज, याद रखना, FPG, फास्टिंग यानी खाली पेट, भूखे हुए लग, खा के नहीं, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। उसमें एक नॉर्मल वैल्यू है, एक प्री डायबिटीज, एक डायबिटीज। नॉर्मल का मतलब अगर इतना है तो नॉर्मल, आपको डायबिटीज नहीं है। प्री डायबिटीज का मतलब आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हो, आप अलर्ट हो जाओ बिल्कुल। डायबिटीज का मतलब कि आप डायबिटीज की कैटेगरी में आ चुके हो, अब आपका कोई उपाय नहीं, अब आपको इसको। एक चीज मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज को पूरी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते हैं हम, थ्रू आउट द लाइफ इसको मैनेज कर सकते हैं और पूरी आराम से जिंदगी बिंदास जी सकते हैं। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल अगर आपका नॉर्मली 100 mg/dl, यहां लिखा हो ना 100 mg/dl, याद रखो ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप क्लासिफाई कर पाओगे डायबिटीज है कि नहीं है। तो 100 mg/dl, ग्राम पर डेसीलीटर से अगर कम है तो नॉर्मल है। किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल कौन सा, फास्टिंग अगर 100 से कम है तो उसको डायबिटीज नहीं है, क्लियर है इट इज। उसके बाद अगर 100 से 126 mg/dl है, 100 to 126 mg/dl मींस इट इज गोइंग टू बी डायबिटिक, आने वाले समय में डायबिटीज होने के चांसेस पूरा है। और अगर 126 से ज्यादा 126, मोर देन 126 mg/ml, इट मींस डायबिटीज हो गई उस बंदे को। एक ये क्राइटेरिया हो गया। ये सारे क्राइटेरिया जो है ग्लूकोज के मेजरमेंट के बेसिस पे हैं। दूसरा क्या है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है, ओरली आपको 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज दे दिया जाता है, ठीक है, और उसको खिलाने के बाद 2 आवर्स के बाद जो है प्लाज्मा, खिलाने के बाद 2 घंटे बाद आपका प्लाज्मा में ग्लूकोज का लेवल चेक किया जाता है। तो उसमें वैल्यू है, नॉर्मल के लिए आपकी है 140, याद रखिएगा फास्टिंग में 100 से स्टार्ट हो रही है, यहां से 150। तो अगर 140 से कम है, कौन, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, तब जाके निगेटिव, आपका डायबिटीज नहीं है। और 140 से 200 के बीच में अगर वैल्यू है तो आप डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हो, अलर्ट हो जाओ, अभी मौका है। 200 से अगर ज्यादा है तो कंफर्म हो कि आपका डायबिटीज हो गया है, ठीक है। लेकिन कभी भी एक टेस्ट के बेसिस पे हम नहीं कहते कि इनको डायबिटीज है 100% श्योर, आइडिया लग जाता है पूरा। हमें 2 टेस्ट कम से कम करके देखना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो टेस्ट है वो A1C एसाइलेटेड टेस्ट होता है, एसाइलेटेड हेमोग्लोबिन टेस्ट होता है, ये HbA1c इसको बोलते हैं पूरा, ठीक है। उसमें अगर आपकी ये वैल्यू 5.7 से कम है तब आपको नॉर्मल है, अगर 5.7 से 6.5 है तो डायबिटीज की तरफ बढ़ रहे हो, अलर्ट। 6.5 से ज्यादा है, मोर देन 6.5 मींस यू आर हैविंग दी डायबिटीज, आपको डायबिटीज है। तो अगर देखा जाए, मेरी रिकमेंडेशन अगर मानोगे, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जो कंपनी मैंने काम किया है, समझा है, तो वहां पे ओरल ग्लूकोज टेस्ट और HbA1c टेस्ट आपको जरूर कराना चाहिए। इससे आपको पूरी हिस्ट्री पता लगती है कि कब से है। क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे कंपनी का एक्सपीरियंस भी है और मेरी मदर के साथ भी यही इशू था। तो मैंने जो है A1c टेस्ट कराया तो उनको पता लगा कि डायबिटीज नहीं है, और जबरदस्ती डायबिटीज की दवा डॉक्टर चला रहे थे उसको, ठीक है। ये चीज जो है समझना पड़ेगा। मैं डॉक्टर को बदनाम नहीं कर रहा हूं, नो डाउट बहुत डॉक्टर मुझसे मिले जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर जो है थोड़ा सा गड़बड़ मामला कर रहे थे वो। तो ये आपको समझ गया कि नॉर्मल लेवल क्या होना चाहिए। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, बहुत अच्छे समझेंगे, इत्मीनान से समझिए, इसको देख के घबराइए मत आप। उसके बाद ये जो डायबिटीज होती है कैरेक्टराइज, अब कहोगे ये आपको याद हो, किसी ने अगर मुन्ना भाई MBBS मूवी देखा हो तो उसमें संजय दत्त कहता है, जब उसका टेस्ट होता है कि कैसे उसने एग्जाम पास किया है, तो वहां बोलता है डायबिटीज मिलाइटिस जैसे फलाना फलाना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाई। तो वहां से मैंने इस पॉइंट को भी ले लिया है और ADA में भी ये चीज लिखी हुई है। तो आप मुन्ना भाई MBBS में ये चीज देखोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कैरेक्टराइज्ड बाई पॉलीयूरिया, बहुत पेशाब लगती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इज देयर, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीयूरिया, बार बार पेशाब लगती है आपको। पॉलीडिप्सिया, थर्स्ट, प्यास बहुत लगती है आपको, इंक्रीज थर्स्ट, आपका गला सूखने लगता है, होठ सूखने लगता है, प्यास आपको बहुत लगती है।
कांस्टेंट हंगर, भूख बहुत लगती बार बार, खाना खाते हो पच जाता फिर भूख लग जाती। क्यों? क्योंकि यूरिन से आपका ग्लूकोज जा रहा है, आपके अंदर एनर्जी मिल ही नहीं पा रही है, लॉस हो जा रहा है जो ग्लूकोज है। वेट लॉस होने लगा, आपका वजन कम होने लगेगा, आंख जाने लगेगी, आपके विजन लॉस होने लगेगा। समझ रहे हो? ये सारी चीजें। फटीग, जब ग्लूकोज ही बॉडी में नहीं रहेगा तो थकावट नहीं महसूस होगी, फटीग आपको महसूस होगा। रेटिनोपैथी, आपकी आंख पे छोटे छोटे धब्बे पड़ने लगेंगे। समझ गए? इसका मतलब कि वो डैमेज हो रही है आपकी आंख, उसको चेक कराना पड़ेगा आपको, अभी आगे बताऊंगा कैसे सारी चीजें। किडनी फेल्योर, किडनी का टेस्ट कराना पड़ेगा, KFT बोलते हैं उसको, किडनी फंक्शन टेस्ट। तो ये सारी चीजें इससे कैरेक्टराइज होती है। अब जरा ये प्रोसेस हम समझते हैं कि डायबिटीज कैसे होता है। देखो बहुत बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं मैं, पूरी रिसर्च करके आया हूं मैं। आपकी ये बॉडी है, मान लो मैं बॉडी हूं, मैं हूं, मेरे अंदर पैनक्रियाज है, बॉडी के अंदर पैनक्रियाज है, सही बात। पैनक्रियाज के अंदर कुछ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, एक कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। उसी में होती है बीटा सेल, यानी बॉडी के अंदर पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज के अंदर आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है, उस लैंगरहैंस से कई सारी सेल्स हैं उसमें। तो उसमें एक सेल है बीटा सेल, और यही बीटा सेल आपका इंसुलिन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? इंसुलिन। ठीक है? ये जो डायबिटीज बेसिकली आपके है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ये, और ऑटो इम्यून भी है। कैसे है वो बाद में हम इसको समझते हैं, अभी उस स्टेटमेंट को पहले नहीं दूंगा मैं, जब यहां प्रूफ कर लूंगा तब बोलूंगा कि ऑटो इम्यून भी है और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है। अब बीटा सेल क्या करती है? बीटा सेल नॉर्मल डेज में जैसे मैं नॉर्मली हूं तो इंसुलिन सिक्रीट करेगी, इंसुलिन सिक्रीट करेगा, और इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करता है। यानी कि ग्लूकोज को मेंटेन करने के लिए विच हार्मोन इज रिक्वायर्ड? इंसुलिन हार्मोन इज रिक्वायर्ड। हार्मोन है इंसुलिन, याद रखिएगा। ठीक? और अब देखो, अब यहां से इंसुलिन निकल रहा है। अब अगर किसी को डायबिटीज होगा तो दो कंडीशन होगी। पहली कंडीशन क्या होगी कि आइदर डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन, या तो बॉडी इंसुलिन बनाएगी ही नहीं, सफिशिएंट जितना चाहिए उतना ही बना ही नहीं रही है, या फिर बॉडी इसको बना रही है लेकिन इंसुलिन का यूज नहीं हो पा रहा है, बॉडी आपकी यूज नहीं कर पा रही। उसके पीछे कई कारण होंगे, वो हम यहां टाइप 1, 2 जो भी है इसमें डिस्कस करने वाले हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या होगा कि इंसुलिन, देखो समस्या कहां से हो गई कि इंसुलिन जब तक नॉर्मली सिक्रीट हो रहा था बीटा सेल से, तब तक तो ठीक थी बात, बहुत बहुत बढ़िया मजे में थे साहब। उसके बाद जैसे क्या हुआ कि इंसुलिन बनाना गड़बड़ करने लगी, बीटा सेल गड़बड़ करने लगी, वो बना नहीं सही से रही है। तो बनाने के पीछे हो सकता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, या फिर बीटा सेल्स डैमेज हो रही हो तो नहीं बन रहा हो। तो ऐसे पेशेंट में जब इंसुलिन नहीं बन रहा तो इनको इंसुलिन देना पड़ेगा ठीक करने के लिए, यही तो बात हुई। और यहां पे क्या है कि इंसुलिन बन रहा है लेकिन बॉडी उसको समझ ही नहीं पा रही कि बन रहा है इंसुलिन, डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही है। बॉडी हैज रेजिस्टेंट अगेंस्ट दिस इंसुलिन, इंसुलिन के खिलाफ रेजिस्टेंट हो गया, पता ही नहीं कर पा रही। तो अब इसको यूज करना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा इंसुलिन को। चलो, तो इससे क्या होगा कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है। उसी को बोलते हैं मेडिकल भाषा में, जो लोग नॉर्मल हैं वो थोड़ा सा समझे इस चीज को, हाइपर। हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, ग्लाइसीमिया का मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का बढ़ जाना, उसी को बोलते हैं हाइपर ग्लाइसीमिया, और उसी को क्या कहते हैं? डायबिटीज। डायबिटीज कोई तो थोड़ी ना, इतना सिंपल है यार, समझते नहीं आप लोग, समझो इस चीज को। अब देखा गया है कि डायबिटीज जो है दो तरीके से कैटेगराइज की गई है, एक तीसरी भी है उसको भी समझाऊंगा मैं। तो मेनली डायबिटीज आपकी डायबिटीज मिलाइटस है, डायबिटीज इंसिपिडस है। ठीक है? डायबिटीज मिलाइटस, एक होती है डायबिटीज इंसिपिडस। इंसिपिडस में क्या होता है, जो यूरिन होती है वो टेस्टलेस हो जाती है। अब कहोगे साहब क्या यूरिन टेस्ट करके देख रहे थे? यूरिन टेस्टलेस हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंसिपिडस। और मिलाइटस में क्या होता है, उसमें दो कंडीशन है, आप इस चीज को समझिए, ये कंफ्यूज मत होइए। यहां से ये चीज आपको ध्यान देनी, ये चीज ध्यान देनी है। ये सब आपके लिए नोट्स है, स्क्रीनशॉट लेके जरूर रख लेना, आप नोट्स है आपके लिए। अब क्या होगा, डायबिटीज मिलाइटस भी दो तरीके की होती है, एक को बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस, एक को बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज मिलाइटस। ठीक है, समझ गए? टाइप 1, अब मैंने कहा कि दो तरीके से डिफेक्ट पैदा होता है, या तो इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, बनता ही नहीं बॉडी में, या तो बनता है तो बॉडी यूज नहीं कर पाती। तो टाइप 1 में क्या होता है, इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट। अभी क्यों बोलते हैं वो समझते हैं हम इसको। ये बचपने में होता है, ज्यादातर बच्चों को हो जाता है, चाइल्डहुड, छोटे छोटे बच्चों को इंजेक्शन इंसुलिन का लगता है, आपने देखा होगा, चाइल्डहुड ऑनसेट, इसी को बोलते हैं जुवेनाइल।
जो बच्चे होते हैं उनको जुवेनाइल कैटेगरी में डालते हैं हम, या फिर यंगर लोगों को, हमारे जैसे लोगों को हो गया, ठीक है, डायबिटीज। तो इसमें क्या होता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन डिफिशिएंट हो जाता है, कम होने लगता है। तो जब कम होने लगेगा तो इसका मतलब हमें कि डेली इंसुलिन चाहिए होगी। प्रोडक्शन अगर इंसुलिन का कम हो गया तो हमें इंसुलिन चाहिए होगी, रिक्वायर्स डेली एडमिनिस्ट्रेशन। और ये क्यों हो रहा है कम? क्योंकि ये जो बीटा सेल आपकी यहां थी ना, कहां पे, आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में, उसने इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। अब कहोगे साहब क्यों बंद कर दिया है? क्योंकि आपकी बॉडी के ही सिस्टम में जो इम्यून सिस्टम है वो कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रहा है। बॉडी सिस्टम क्या कर रहा है, खुद उसको अटैक कर रहा है, उसको फॉरेन मटेरियल सब्सट्रेट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, खुद ऑटो डिस्ट्रक्शन कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिसीज। इसीलिए डायबिटीज को कहते हैं इट्स अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्यों कहते हैं? यहां जाके क्लियर हो गया। तो यानी टाइप 1, अब जब देखो, जब इंसुलिन ही नहीं बन रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इन बंदों को भी तो जीने का अधिकार है, इनको भी तो जीने दोगे। तो अब क्या करोगे आप, जब इनको इंसुलिन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट, यानी कि ये इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, निर्भर है, बिना इंसुलिन के जी ही नहीं सकते। ये इंसुलिन इनके लिए जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए आप बाहर से इनको एक्सोजीनस इंसुलिन, एक्सोजीनस बाहर से इंसुलिन देते हो, जो बनी हुई आती है मार्केट में, आप इंसुलिन देते हो। समझ गए टाइप 1 क्या है और क्यों होता है? और इसमें सबसे खास बात यह देखी जाती है कि लो डिग्री ऑफ प्रीडिस्पोजिशन होता है, मतलब जेनेटिक का चक्कर बहुत कम होता है। कि जैसे मेरे पापा के पापा किसी को डायबिटीज है तो कम चांसेज होगा कि टाइप 1 किसी को हो, ये बड़े कम चांसेज होते हैं। वहीं अगर टाइप 2 को देखा जाए तो आजकल पूरी दुनिया में 90% जो डायबिटीज है वो टाइप 2 है। और इसको बोलते हैं एडल्ट, बड़े बुजुर्ग लोगों में होता है, मैच्योरिटी में होता है, जब मैच्योर हो जाते हैं। इसको बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। क्यों? मैंने आपको बताया, या तो इंसुलिन नहीं बनेगी या तो इंसुलिन बनेगी, उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहां केस क्या है? इस वाले केस में था कि इंसुलिन बन ही नहीं रही थी। दूसरा केस क्या है कि इंसुलिन को यूज नहीं कर पाई। यहां वही दूसरा वाला केस है कि इंसुलिन बन रहा है लेकिन उसको बॉडी यूज ही नहीं कर पा रही है, पहचान ही नहीं पा रही है। तो क्या हो गया है कि बॉडी इज इनइफेक्टिव यूज ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का यूज ही नहीं कर पा रही है बॉडी। तो क्या हो गया है? रेजिस्टेंस हो गया है। क्यों? क्योंकि जो रिसेप्टर हैं वो सैचुरेट हो गए हैं, इसको बोलते हैं डाउन रेगुलेशन हो गया है, ठीक है। ये चीज समझने की जरूरत है। और देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा, तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कभी भी आया आपसे जीपैट नाइपर कहीं भी कोई भी एग्जाम में आईटीआई में, तो सबसे ज्यादा डायबिटीज टाइप 2 होता है। और ये नाम याद रखना कि टाइप 1 को चाइल्डहुड भी बोलते हैं, जुवेनाइल भी बोलते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। टाइप 2 को जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट क्यों बोलता है, एक एक कारण बता रहा हूं, अगर ध्यान से वीडियो सब सुन रहे हो तो। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन बड़े चांसेस होता है। अगर मेरे बाप दादा किसी को है ना तो पूरा चांसेस है कि मुझे डायबिटीज यहां होने के चांसेस हैं। समझ गए? अब बात आती है कि डायबिटीज है तो चिल्लाने से थोड़ी काम होगा कि डायबिटीज है, डायबिटीज है, डायबिटीज है। भाई उसका कुछ उपाय तो बताओगे? तो लीजिए उपाय बताता हूं आपको। उपाय में क्या होती है? एंटी डायबिटिक, डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए उसको बोलते हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स, एंटी डायबिटिक ड्रग्स। अब कहोगे एंटी डायबिटिक ड्रग्स क्या होती है साहब? एंटी डायबिटिक्स में 2 कैटेगरी होती है, एक आपकी ओरल होती है, एक इंजेक्टेबल होती है जो इंसुलिन होती है। तो ओरल वाले को बोलते हैं क्योंकि इनको हाइपो मतलब कम करना, देखो हाइपरग्लाइसीमिया हो गया ना तो कम करना है, तो इसीलिए बोलते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स, या फिर बोलते हैं इंसुलिन। इंसुलिन आपके ज्यादातर इंजेक्टेबल्स, उनका इंजेक्शन लगता है कहां? चमड़ी पे, सबक्यूटेनियसली लगता है इंसुलिन। आप देखते होगे ऐसे चमड़ी ऐसे करके फिर इंजेक्शन ऐसे लगता है, ठीक है, वो चीज आप देखते होगे। कितनी प्रॉब्लम होती होगी जिसको दिन में खाने से पहले लगाना, इंजेक्शन खाने के बाद लगाना। अभी बताऊंगा, मैं अपनी स्टोरी भी बताऊंगा सारी चीजें, मैंने कैसे कंपनी में काम किया था। अब देखो जब यहाँ पे अब देखो रट्टा नहीं मारना, अब फार्मेसी वाले बंदों का या एमबीबीएस वाले बच्चे जितने भी उनका काम क्या, कैसे समझ। जब यहाँ इंसुलिन नहीं बन रही है तो हमें क्या करना, इंसुलिन अलग से देना पड़ेगा। तो अब देखो अप्रोच ट्रीटमेंट, कैसे डायबिटीज ट्रीट करते हैं। अब यहाँ आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट आता है, समझना है यहीं पे, यही नहीं समझे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। यहां पे इंसुलिन की जरूरत है इनको, क्योंकि ये इंसुलिन का डिपेंडेंट है, ये क्योंकि इंसुलिन बन नहीं रही है, तो इसीलिए इनको बाहर से इंसुलिन देना पड़ेगा, इंसुलिन का इंजेक्शन लगेगा। और नोवो नॉर्डिस्क कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, ठीक है। नोवो नॉर्डिस्क टॉप मोस्ट लीडिंग कंपनी है आपकी, और उसमें काम करना मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि मैं ये चीजें आज आपको बता पा रहा हूं, सिखा पा रहा हूं, समझा पा रहा हूं, ठीक है। डॉक्टर से मिला मैंने, बहुत डॉक्टर को देखा, ट्रीट किया, उन सब लोगों से इलाहाबाद में मैंने काम किया और वहां भी बहुत सारी चीजें सीखा मैंने डॉक्टर्स लोगों से, ठीक है। उसके बाद दूसरी कैटेगरी ड्रग होती है सल्फोनाइल यूरिया, फिर होता है DPP-4 इनहिबिटर।
यानी कि ये 3 कैटेगरी ऑफ ड्रग दी जाती है। इसके अलावा भी और भी कैटेगरी हैं, लेकिन ये एक्सोजीनस इंसुलिन जो कि इंजेक्शन होता है, और सल्फोनाइल यूरिया कैटेगरी, और DPP-4 इनहिबिटर जैसे कि सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, ये सारी दवाएं दी जाती हैं। कहां पे? टाइप 1 डायबिटीज में। तो अप्रोच हो गई। अप्रोच हमारी क्या कहती है? तरीका क्या है कि जो इंसुलिन नहीं अवेलेबल उसको अवेलेबल कराओ, यही तो अप्रोच हो गया। और जब अप्रोच होगा तो वही क्लासिफिकेशन होगा। तो लो भाई साहब, क्लासिफिकेशन हो गया। यानी कि पहला अप्रोच क्या हो गया कि जो इंसुलिन बन रहा है उसको बनाना है, अमाउंट बढ़ाना है इंसुलिन का। तो पहले अप्रोच में हमने ये सब चीजों से इंसुलिन को बढ़ा देना है, समझ गए। और ये जो सिस्टम क्या है यहां पे कि यहां पे इंसुलिन तो है लेकिन काम करना पड़ेगा, इंसुलिन को एक्टिवेट कर देना कि काम करे वो जाके बॉडी में। तो उसमें देखा गया है कि बाइगुआनाइड्स हम यूज करते हैं। मेटफॉर्मिन बड़ा देखा होगा आपने, बड़ी कॉमन सी ड्रग। आप कभी पत्ता देखना, कोई अगर डायबिटीज के घर में आप में पेशेंट होगा या कोई भी आपके घर में किसी को डायबिटीज होगा, मेटफॉर्मिन बड़ी कॉमन है। ये फर्स्ट लाइन थेरेपी है, सबसे पहले मेटफॉर्मिन ही दी जाती है टैबलेट में। फिर उसके बाद जब ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है फिर इंसुलिन पे धीरे धीरे उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो दूसरा अप्रोच क्या है कि जब इंसुलिन डिपेंडेंट नहीं है, ये इंसुलिन है उनके पास लेकिन उसको यूज में लाना है, ठीक है। तो इसलिए हम ऐसे एजेंट को लाएंगे जो यूज उसको बढ़ा दे इंसुलिन को, उसको बोलते हैं मेटफॉर्मिन। समझ गए? ये पूरा प्रोसीजर आपने समझ लिया। डायबिटीज कैसे होता है, टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, ऑटोमिन किसको कहते हैं, किसको नहीं कहते हैं, किसमें जेनेटिक डिस्पोजिशन कम होता है, ज्यादा होता है, अप्रोचेज क्या हो सकती है ट्रीटमेंट की, वो सारी चीजें हमने अप्रोचेज देख ली। यहाँ पे कौन कौन सी कॉमन ड्रग्स होती है वो बताऊंगा। इसकी अगली एक और वीडियो पार्ट 2 आने वाली है, उसमें हम आपको पूरा बताऊंगा कि पूरा ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, नहीं तो ये बोर्ड पे पूरा खाच पाच हो जाता है, ठीक है। अब ये चीज हमने समझ लिया, अब डायबिटीज के बारे में पूरा हमने समझ लिया। अब हमने लेटेस्ट डेटा भी देख लिया था। अब हमको देखना है कि डायबिटीज इंपैक्ट क्या पड़ता है। अगर किसी को डायबिटीज हो गई तो व्हाट इज गोइंग टू बी द इंपैक्ट ऑफ डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज से पेशेंट नहीं मरता है, डायबिटीज के फिर विजन लॉस होने लगता है, किडनी फेल होने लगती है, हार्ट अटैक होने लगता है, उससे मर जाता है। कहते हैं ना HIV का पेशेंट जो होता है एड्स का, वो एड्स से नहीं मरता, उसको इतनी बीमारी ग्रसित कर लेती मर जाता है। उसी तरीके से डायबिटीज की प्रॉब्लम ये है कि उसके डायबिटीज होने से, क्योंकि इम्बैलेंस हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया है, पूरा पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम आपका डिस्टर्बेंस हो गया है, तो उससे क्या होता है आपको रेटिनोपैथी, आपकी आंखें में चकत्तेदार धब्बे पड़ने लगते हैं, आपकी आंखें धीरे धीरे जाने लगती है और ये धीरे धीरे रोशनी जाने लगती है, आपको पता ही नहीं लगता कि चली गई रोशनी मेरी। एक दिन अचानक हो कि भाई दिखना ही बंद हो गया मेरे को। न्यूरोपैथी, आपकी जो नर्व्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं, आपको सोचने समझने की क्षमता ही खत्म धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है, हाथ पैर काम करना बंद करने लगते धीरे धीरे, हार्ट अटैक होने लगता है, मायोकार्डियल इंफारेक्शन, कभी रात में हार्ट अटैक हो गया। उसके बाद स्ट्रोक, आपको दौरे पड़ने लगते हैं। ये चीज कितना खतरनाक है डायबिटीज। इसीलिए सब चीजों को देखते हुए मुझे बताना बहुत जरूरी है इस टॉपिक को। एम्प्यूटेशन, जो आपके ऑर्गन्स है वो छत बिछत हो रहे हैं, टूट रहे हैं। देखते हो अपना ये जो पैर अंगूठा होता है, अंगूठे नाखून बड़े मोटे मोटे से हो जाते हैं, बड़े उबड़ खाबड़ से होते हैं, पैर जो घाव होने लगता है, घाव हो जाती है तो ठीक नहीं होता किसी को, ऑपरेशन कराने जाओ तो कहते हैं कि डायबिटीज है आपको, ज्यादा ऑपरेशन नहीं हो सकता, खतरा है आपको, रिस्क है। फुट प्रॉब्लम्स, पैर आपके खराब होने लगते हैं, नाखून सब पंजे वंजे टूटने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं, वो सारी चीजें। तो कितना बड़ा हेल्थ इंपैक्ट है, समझ रहे हो। लेकिन हेल्थ इंपैक्ट है, लेकिन इससे बचा कैसे जा सकता है, तो प्रिवेंशन भी समझते हैं हम। देखो कितने शानदार तरीके से बता रहा हूं मैं, कितने शानदार तरीके से बता रहा हूं सारी चीजें कैसे करना, नॉर्मल लेवल क्या है कैसे होता है, ट्रीटमेंट कैसे, अप्रोच कैसे, क्लासिफिकेशन, कौन सी दवा, अब हेल्थ पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, प्रिवेंशन कैसे होगा। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो, वेट को कंट्रोल करो। हालांकि वेट थोड़ा सा मेरा भी बढ़ रहा है, मेरा इस एज में सही है वेट, लेकिन आपको पेट ध्यान देना कि वेट आपका बढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है। वेट पे कंट्रोल करो, क्योंकि ये पेट जो निकल जाता है ना, वेट आप कंट्रोल नहीं करते ना, ये बड़ा खतरनाक होता है डायबिटीज के लिए। तो आपको वेट को कंट्रोल करना पड़ेगा। और कैसे कंट्रोल करोगे, हेल्दी डाइट, थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह को क्वांटिटी बढ़ाओ, और शुगर सैचुरेटेड फैट जो है उसको लेना थोड़ा कम कर दो, अवॉइड करो, कोशिश करो। उसके बाद टोबैको, थोड़ा अगर सुट्टा उट्टा पीते हो या फिर सिगरेट पीते हो, सॉरी हाँ, सिगरेट वगैरह या स्मोकिंग करते हो तो आप जो है उसको थोड़ा सा कम कर दीजिए प्लीज, कृपा करके। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमको स्क्रीनिंग करानी चाहिए। देखो अच्छा इंसान कैसे है, आजकल की इतने स्ट्रेस भरे कंडीशन में हमें जरूर अपना हेल्थ चेकअप साल भर में 6 महीने में कराना चाहिए। अगर हम फाइनेंशियली साउंड है तो जरूर कराना चाहिए। तो ये सारी चीजें उसको बोलते हैं स्क्रीन कराना। स्क्रीनिंग में क्या करोगे, रेटिनोपैथी, बीच बीच में जाके आंख वाँख चेक कराते रहो कि पहले जो रोशनी थी अभी है ठीक है, सही सलामत, आंख की गड़बड़ है कुछ, रेटिनोपैथी पता लग जाएगा, वही रोक लोगे। देखो मैंने कहा ना कि डायबिटीज इज मैनेजेबल, मैनेज कर सकते हो आप, डायबिटीज को रोक सकते हो, ठीक है। उसके बाद लिपिड प्रोफाइल, और ये लिपिड प्रोफाइल क्यों बता रहा हूं मैं आपको, अभी लेटेस्ट का स्टोरी बता रहा हूं। मेरी मदर के साथ प्रॉब्लम हो रही थी,
फादर के साथ भी सेम प्रॉब्लम थी, उनका बीपी बढ़ रहा था। हम लोग बीपी कम करने की दवा खा रहे थे, लेकिन एग्जैक्टली रीजन नहीं पा रहे। एग्जैक्टली उसमें रीजन था लिपिड का, कि उनकी नसों में लिपिड का प्रोफाइल बढ़ गया था, नसें ब्लॉक हो रही थी, उसकी वजह से बीपी बढ़ रहा था, ब्लड कंसंट्रेट हो रहा था। तो एक डॉक्टर जो बड़े, बहुत उनको थैंक यू बोलूंगा, उन्होंने जिंदगी समझ लीजिए मेरे फादर को दी उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने लिपिड प्रोफाइल कराया, तो उसमें एलडीएल लेवल, वीएलडीएल लेवल बढ़ा हुआ है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल लेवल। एचडीएल क्या होता है कि हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल लेवल अगर है तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन एलडीएल, वीएलडीएल ये बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा भाई नस में, तो जितना इतनी मोटी नस, उसको तैरने का पूरा टाइम मिल रहा है, पूरे ब्लड को फ्लो होने का टाइम मिल रहा है, उसको पूरा स्पेस मिल रहा है, कंसंट्रेट नहीं हो रहा है। जब लिपिड जम जाएगा तो उसको स्पेस कम मिलेगा, तो प्रेशर नहीं क्रिएट होने लगेगा वेन्स में, ब्लड सर्कुलेशन में, आपके पूरे आपके जो वेन्स हैं, तो वहां पे प्रेशर, तो इस लिपिड की वजह से देखो बीपी भी हो रहा है। तो अक्सर देखा गया कि जो डायबिटीज के पेशेंट, उनको बीपी की भी समस्या होती है। क्यों होती है? इसी वजह से होती है। उसके बाद किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT टेस्ट करा, तो उसमें आप क्रिएटिनिन लेवल देखते हो। क्रिएटिनिन क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट होता है आपकी मसल्स, जब मसल्स आपकी ब्रेक होती हैं तो क्रिएटिन मॉलिक्यूल से क्रिएटिनिन में ब्रेक हो जाता है वो, ठीक है। तो क्रिएटिनिन लेवल आपके अगर पेशाब में, यूरिन में ज्यादा जा रहा है, तो आप समझ लो कि मामला गड़बड़ है, किडनी काम से कर नहीं रही है, इसको जल्दी से जल्दी चेक कराओ। तो स्क्रीनिंग है, प्रॉब्लम है डायबिटीज, कोई बात नहीं, बिंदास लाइफ जियो, मैनेज रहो, लेकिन उसको स्क्रीनिंग जरूर कराते रहो, आप स्क्रीनिंग कराना है। उसके बाद ये डायग्नोस्टिक टेस्ट मैंने शुरुआती में आपको डिस्कस कर दिया था, एडीए, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन। ज्यादा पढ़ना तो WHO और एडीए के वेबसाइट पे जाके आप पढ़ सकते हो। ये लेवल मैंने पूरा आपको बता दिया होता। अब ट्रीटमेंट भी मैंने देखो यहां बता दिया होता, लेकिन ट्रीटमेंट को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक्स या इंसुलिन में हम जो है देखते हैं इसको। ये पूरी सारी चीजें हमने डिस्कस की, क्या नॉर्मल लेवल था, कैसे कैरेक्टराइज होता है, कौन सा टाइप 1 टाइप 2, ये पूरी प्रोसेस हमने डिस्कस की। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट हमने डिस्कस किया, प्रिवेंशन टेस्ट किया, लेटेस्ट डेटा हमने देखा। ये टेस्ट, ये वैल्यू बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट में जरूर ये वैल्यू आप याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको दिखेगी स्क्रीनशॉट में ये वैल्यू पूरा, आप देखना इसको, ठीक है। बस मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को बनाने के पीछे बहुत मेरा मोटो है, ये समझ लो कि मैं ये चाह रहा था कि बहुत सारी चीजें, क्योंकि अपने घर में भी कोई कुछ ना कुछ मेंबर लगे हैं जिनको पता है कि डायबिटीज है, प्रॉब्लम है, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। तो आप भी फार्मासिस्ट हैं, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों का भला हो, ठीक है। आपका रोल है फार्मासिस्ट का, आपको लोगों को अवेयर करना है। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को, अपना ध्यान रखेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।